चलिए, तो आज हम अपने डायरेक्ट टैक्स का डोमेन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स दैट मींस योर इनकम टैक्स। अब सीएमए कैंपस में ना जनरली इनकम टैक्स से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पुट अप होते हैं। क्यों? क्योंकि कैंपस के अंदर जो हमारी टेक्निकल स्किल्स देखी जाती है वो देखी जाती है एक तो कॉस्टिंग से, एक हमारी जीएसटी की टेक्निकल नॉलेज वो जानना चाहते हैं, और एक ऑडिट। ये तीन एरियाज ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ एरियाज जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें आते हैं, अपने फाइनेंस से वो कभी कभी पूछ सकते हैं, एंड इनकम टैक्स। बट क्योंकि इस बार हमारा इंटरिम बजट आया था, क्योंकि अभी इनकम टैक्स बिल आया है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में काफी सारे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस इस बार वाले कैंपस में बन सकते हैं। ऑलराइट, आज हम इनकम टैक्स का एकदम बेसिक से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए तो फिर करें स्टार्ट। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने इधर इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम करे हैं। हम इन क्वेश्चंस के बेसिस पर ही एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते रहेंगे। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको उस पर थोड़ा बहुत इंसाइट्स देती रहूंगी। ऑलराइट, सबसे पहला देखिए जनरल क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर प्राइमरी हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप सब लोग जैसा कि अपने इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर पढ़ के आते हो, दैट पूरा इनकम टैक्स हेड्स में डिवाइडेड है। हमारी जो इनकम की कंप्यूटेशन होती है वो इनकम की कंप्यूटेशन 5 हेड्स में डिवाइडेड होती है। नाउ व्हाट आर दोस 5 हेड्स? सबसे पहला उसके अंदर आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है कि सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी कब आती है? कब आपको आपकी रिटर्न में आपको पता रहना है कि भाई हमें एज अ सैलरीड पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करनी है, बिकॉज देर आर 7 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। तो आप अपने इनकम के नेचर के बेसिस पर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, राइट? अब सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी कब आती है? कब असेसी को ये पता रहेगा कि हाँ मुझे सैलरी हेड में अपनी रिटर्न कंप्यूट करनी है, इनकम कंप्यूट करनी है? तो सबसे मेन इसका चार्जिंग सेक्शन, दैट मींस सेक्शन 15 बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है बिटवीन हुम, बिटवीन पेयर एंड पेई, अगर पेयर और पेई में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वो पर्टिकुलर इनकम सैलरी हेड में जाएगी। अब और इसमें आपसे आगे क्या पूछा जा सकता है कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता क्या है? तो चलिए, सपोज आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूं और मैंने ही आपसे ये सवाल करा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन क्या होता है? एनीबडी amongst you who can answer me this question, that what is employer employee relationship? आप अपना आप अपना माइक ऑन करके इस चीज का जवाब दे सकते हैं, बिकॉज ये सेशन मैं ऐसे ही रखने वाली हूं एज इफ आपसे इंटरव्यू में ही सवाल पूछा जा रहा है। ऑलराइट, चलिए मैं खुद ही पूछती हूँ आपसे आगे से सवाल। सपोज आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दर्शना। यस दर्शना, व्हाट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, यही चीज ना, पता है हम क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं चीजें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होता है इंटरमीडिएट में। अब इंटरमीडिएट के बाद काफी टाइम लग गया होता है, इंटर के बाद में हमारी ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद फिर फाइनल में इतना ज्यादा ये बेसिक हेड से क्वेश्चंस आते नहीं है, तो हम चीजें भूल जाते हैं। चलिए, क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? 3 चीजों से आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप डिटरमाइन होता है। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वो जाता है पीजीबीपी हेड में, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल है, डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल है,
तो वो भी जाता है किधर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप माना जाता है उसको, अगर आपका डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल है। एंड थर्ड थिंग इज मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप अगर पेयर और पेई के बीच में होगा तो उसे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बोला जाता है। दैट मीन्स इफ दीज थ्री थिंग्स एग्जिस्ट, then the relation between payer and payee will be considered as employer and employee relation. And if such a type of relation exists, the income will always be taxable under section 15. That means under income from salaries. Okay. Now, next is income from house property. Income from house property इंटरव्यू में इतना पूछने लायक हेड नहीं है, सैलरी से ज्यादा वो पूछ सकते हैं, बिकॉज आफ्टर दिस इंटरव्यू व्हेन यू विल गेट सिलेक्टेड यू विल आल्सो बी अ सैलरीड पर्सन, तो दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सैलरी हेड। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन, दैट मीन्स सेक्शन 22 सेज एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब उस बिल्डिंग से अटैच्ड अगर लैंड होगा तो उस बिल्डिंग एंड लैंड की जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू मतलब हमारी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, जो हम जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट करने के बाद कंप्यूट करते हैं। पहले हम जीएवी कंप्यूट करते हैं, दैट मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर हम उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट करते हैं और फिर हमारी नेट एनुअल वैल्यू आती है। ठीक है, तो बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू की एनुअल वैल्यू टैक्स होगी अंडर सेक्शन 22, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। शर्त बस इतनी सी है सेक्शन 22 की कि वो प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के काम में नहीं आनी चाहिए। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी में अपना गोडाउन ओपन कर रखा है, या जिसको भी आपने लेट आउट कर रखा है उस पर्सन ने अपना गोडाउन बना रखा है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है। बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा बातें हाउस प्रॉपर्टी हेड की, इसका डिडक्शन अंडर 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन होती है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 2 लाख मिलती है, लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पीजीबीपी। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन बोलता है सेक्शन 28 कि आपकी जो भी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से हो रही है। नाउ व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस हम किसे बोलेंगे? बिजनेस हम बोलते हैं ट्रेड, कॉमर्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इन तीनों में से किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, दैट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस। अच्छा, प्रोफेशन किसे बोलेंगे? अगर आपसे सपोज सवाल कर लिया गया कि बताइए प्रोफेशन में से इनकम कब आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन को एक्ट ने डिफाइन नहीं करा है। एक्ट ने क्या बोला कि जो भी चीज बिजनेस नहीं है ना, वो प्रोफेशन है। जो बिजनेस नहीं है वो प्रोफेशन है। ठीक है, बिजनेस क्या है? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा अगर आप कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो, जैसे कंसल्टेशन देना, सो दैट विल कम अंडर प्रोफेशन। ओके, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45। कैपिटल गेन के चार्जिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी, यस, Excuse me. I'm sorry to interrupt, but is it necessary to quote all the sections in interview? No. There is Only the no provision will matter. necessity of quoting any section. But if suppose they asked you, because charging section is most important section of any head. Okay, ma'am.
right? Would income from letting for paying guests charge under PGBP? Yes, if that is your business, it would come under PGBP head. But you can also consider that under house property head, because the purpose is residential purpose. Okay. The PG's income generally go into PGBP head because that is the business of the assessee. All right. Next is income from other sources. Acha, no, we haven't completed capital gain now. Section 45 of capital gain says that if any capital asset is transferred, then the gain that will arise from that transfer will be taxable in the year of transfer under the head capital gain. अगर आपको कैपिटल असेट को बेचने से कोई भी गेन होता है तो वो गेन आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा. एनी कैपिटल असेट ट्रांसफर गेन टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन. ओके. कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने पर इनकम केवल दो जगह जाती है, या तो कैपिटल गेन हेड में टैक्स होगी या फिर टैक्स ही नहीं होगी. इस बात का ध्यान रखना. तो अगर आपसे कैसा भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटरव्यू में, अगर वो असेट कैपिटल असेट ही नहीं है तब तो बात ही अलग है. लेकिन अगर कैपिटल असेट है और आपको कैपिटल गेन का याद नहीं आ रहा है कि कैपिटल गेन में इसको कहीं हमने देखा था, पढ़ा था, तो उसको एग्जेम्प्ट कर देना. ठीक है. अभी कैपिटल असेट क्या होता है? कैपिटल असेट होता है एनी प्रॉपर्टी. एनी प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी हो आप उसको कैपिटल असेट बोलोगे. एनी प्रॉपर्टी. सेकंड, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. व्हाट आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? अभी सपोज एक FIIs जनरली क्या करते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है इंडिया में. पोर्टफोलियो बनाना मतलब इसने सेपरेट कंपनीज में इन्वेस्ट करके या अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है. एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके आप किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज FIIs. FIIs का इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल असेट माना जाता है. अर्लियर इट यूज्ड टू बी अंडर PGBP, but it was not beneficial for these FIIs and India wants to attract foreign exchange. तो उनको बेनिफिट देने के लिए इंडिया ने क्या करा? FII को कैपिटल असेट डिक्लेयर करा, क्योंकि कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, आपको सेक्शन 54 की एग्जेम्पशंस मिलती है. ठीक है. थर्ड कैपिटल असेट इज यूलिप. व्हाट आर यूलिप्स? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. क्या था यूलिप का कॉन्सेप्ट? इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली ना इंश्योरेंस के अलावा और कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती हैं. ओके. एज पर योर IRDA, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस के अलावा और कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती हैं. तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हम पॉलिसी कवर के साथ साथ में यूनिट्स भी देंगे. और वो यूनिट्स क्या होंगी? वो यूनिट्स होंगी मार्केट से लिंक होगी. मतलब जिस हिसाब से मार्केट का रिटर्न आएगा ना, उस हिसाब से इन यूनिट्स का रिटर्न आएगा आपका. तो इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से यूनिट्स प्रोवाइड करती हैं. इसे बोला जाता है यूलिप. तो यूलिप भी कैपिटल असेट है. ओके. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? आपकी पर्सनल इफेक्ट्स की जो चीजें होती हैं
वो कैपिटल असेट नहीं मानी जाती है। एज यू ऑल नो, आज सपोज कोई मेरे पास गाड़ी है जो मेरे पर्सनल पर्पस के काम में आ रही है, अगर मैं उसे बेचूंगी तो मुझे कैपिटल गेन अराइज नहीं होएगा। व्हाई? बिकॉज वो जितने में मैंने खरीदी थी ना, उससे कम में ही बिकेगी। पर्सनल इफेक्ट की चीजों को आप जब भी सेल करोगे, उन पे आपको ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा। और इसीलिए गवर्नमेंट ने पर्सनल इफेक्ट की चीजों को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही हटा रखा है। हर बार लॉस होता रहेगा, इस लॉस को आप सेट ऑफ करते रहोगे तो नुकसान किसको जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एंड दैट इज व्हाई दे हैव रिमूव्ड पर्सनल इफेक्ट्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट माना ही नहीं जाएगा पर्सनल इफेक्ट को। इसके अलावा जो आपका रॉ मटेरियल है या जो आपका कंज्यूमेबल्स है, वो भी कैपिटल असेट नहीं होता है, बिकॉज वो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के काम आएगा। अभी वो आपने ट्रांसफर थोड़ी ना कर दिया, वो आपने बेचा नहीं है किसी को भी, वो तो आपके काम आ रहा है अभी। उसकी मदद से ही आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना पाओगे। एंड दैट्स व्हाई रॉ मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट। बट एक चीज जो ध्यान रखनी है, पर्सनल इफेक्ट के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या? ज्वेलरी। ज्वेलरी आपका नो डाउट पर्सनल एसेट है, बट इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग ज्वेलरी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। हम अगर इंडियन मेंटालिटी को ध्यान में रखें ना, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर को, तो वो अपना आज भी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं ज्वेलरी में। किसी के भी पास थोड़ा सा भी पैसा आएगा, वो ये सोचेगा कि अपन इसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। ये बात इनकम टैक्स वालों को भी पता है और इसीलिए उन्होंने ज्वेलरी को कैपिटल असेट बोल दिया। ज्वेलरी कैपिटल असेट है। फिर कोई ड्राइंग्स हैं, कोई ड्राइंग्स हैं या कोई पेंटिंग है। अब इसके अंदर ना ड्राइंग्स या पेंटिंग्स बहुत अच्छे लेवल वाली आती है। मतलब आप कोई आर्टिस्ट हो और फिर आप एग्जीबिशन लगा करके अपनी पेंटिंग बेच रहे हो, तो एक एक पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकती है। इसीलिए इनको भी कैपिटल असेट की डेफिनेशन में रख रखा है। कोई भी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, वो भी कैपिटल असेट माना जाता है। या फिर एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप ले सकते हो एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। हैव यू हर्ड अबाउट एनएफटीज? एनीबडी? एनएफटी की नॉलेज है क्या किसी को भी यहां पर? कभी सुना हो एनएफटी क्या होता है? द नॉन फंजिबल टोकन्स। Yes, ma'am. NFTs are like digital assets. We Yes. can create it for real assets, real estate assets also, and for pictures also. And basically, there we provide a token number, a unique token number is provided for its identity. And by transferring that token number, we can sell that NFT. करेक्ट, करेक्ट। मतलब जैसा आपका क्रिप्टो करेंसी जिस फॉर्म पे काम करता है ना, ऑन द ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट, वैसे ही हमारा एनएफटी भी काम करता है। एनएफटीज आर लाइक आपका ना ब्लॉक्स में एक डिजिटल आर्ट काइंड ऑफ होता है ये। तो उसका आपको टोकन रिसीव होता है। आज जैसे सपोज अमिताभ बच्चन ने अपना एनएफटी बनवाया, मतलब अमिताभ बच्चन ने अपनी फोटो का एक रेप्लिका बनवाया डिजिटल फॉर्म में। कल को उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ सकती है ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि आज के मार्केट में कुछ भी चल जाए। भाई जब रील्स इतनी ज्यादा वायरल हो जाती हैं, तो मान लीजिए अमिताभ बच्चन भी ड्यू टू एनी रीजन वायरल हो गए। वो जब वायरल हो जाएंगे तो उनके उस टोकन की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। दैट आर एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। ओके। तो और इसके अलावा जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है, उसे कैपिटल असेट नहीं बोला गया। ऊपर हम कर रहे थे रूरल एग्रीकल्चर लैंड। एंड लास्ट, गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स को भी कैपिटल असेट नहीं बोला। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड्स रेदर देन फिजिकल गोल्ड। ठीक है। ये मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया है कैपिटल गेन का? क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है।
और हमारा लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट मीन्स कोई भी इनकम, वो सारी इनकम जो आपकी ऊपर मेंशन 4 हेड्स में नहीं गई एंड सेक्शन 10 से एग्जेम्प्ट भी नहीं है, वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, लॉटरी की आपकी जो भी इनकम है, गैम्बलिंग की आपकी जो भी इनकम है, आपकी इंटरेस्ट की जो इनकम है, आपकी डिविडेंड की जो इनकम है, सबलेटिंग वाली जो इनकम है, वो हर टाइप की इनकम जो ऊपर मेंशन 4 हेड्स में नहीं गई, वो सारी की सारी अदर सोर्सेज हेड में जाएगी। ऑल राइट, दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द 5 हेड्स कि पांचों हेड्स में टैक्सेबिलिटी कब कब आती है। हमारे इंटरव्यू पर्पस से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड है वो है सैलरी हेड। सैलरी हमारे इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड है। चलिए आगे और देखिए, इनकम टैक्स में इस बार क्या हुआ है, कुछ चेंजेस मैं आपको जो अभी बताना चाहती हूँ। ऑल्दो हम सारे के सारे चेंजेस बजट में वापस से पढ़ेंगे, जब हम बजट 2025 डिस्कस करेंगे तो हम उसमें भी चेंजेस पढ़ेंगे, बट अभी इनकम टैक्स रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं 25-26 के, तो एक तो हमारी 115 बीएसी जो है, जिसको न्यू टैक्स रेजीम बोला जाता था, इसे पिछली बार से ही डिफॉल्ट टैक्स रेजीम बना दिया गया है। मतलब अब बाय डिफॉल्ट आप पर यही टैक्स रेजीम एप्लीकेबल होगी। क्या है इसमें स्लैब में चेंजेस आए हैं, इन्होंने इसे हर साल चेंज करते हैं, एवरी ईयर दे चेंज 115 बीएससी जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अब की हमारे जो नई स्लैब्स है वो क्या है, अप टू 4 लाख देयर इज नो टैक्स, अबव 4 लाख टिल 8 लैक्स 5%। मतलब 4-4 का डिफरेंस कर दिया। आप अगर इधर ध्यान से देखो, 4-4 लाख का डिफरेंस कर दिया और टैक्स रेट में 5-5 का डिफरेंस कर दिया, तो याद रखने में आसानी रहेगी। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 एंड 24 के ऊपर। और रेट्स क्या है, 5-5% से इंक्रीज करते जाओ और 24 लाख पे 30%। ये हमारी न्यू स्लैब रेट है अंडर 115 BAC। चलिए नाउ यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट, क्योंकि अब मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी डायरेक्ट टैक्स के। पहला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। पार्टिसिपेट आप कैसे करेंगे, आप मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके देंगे, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। पहला, मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है, इंडियन है, इन्होंने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है 6 करोड़ में, सपोज, ओके, दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज करी थी 12 साल पहले, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म हो गया, 3 करोड़ में। 12 साल पहले 3 करोड़ में प्रॉपर्टी परचेज करी थी। ही इन्वेस्टेड 4 करोड़ in new residential property in India within 2 years of sale। मतलब ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच करके और उन्होंने इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। ये जो 3 करोड़ है आप इसे ही इंडेक्स कॉस्ट मान करके काम कर लेना, बिकॉज इधर CII नहीं दे रखा है। 2 साल में इन्होंने नई प्रॉपर्टी खरीद ली। आप बताइए कि कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। You can write your answer in the chat box। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, 3 करोड़ में खरीदी थी, 4 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए नई प्रॉपर्टी खरीदने में। यस, शारुल का आंसर आ गया है, काव्य का आंसर आ गया है, रेस्ट डू रिप्लाई, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ट्रस्ट मी।
यस, करेक्ट। पवन, यश, सौरभ, वेरी नाइस, एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का नील। देयर विल बी नो टैक्स। क्यों? क्योंकि आपने 6 करोड़ में बेची है तो आपका एफवीओसी हो गया 6 करोड़। उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर अपनी हटाते हैं तो 3 करोड़ का आपका कैपिटल गेन आ रहा है। 3 करोड़ का कैपिटल गेन है, 4 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिए। प्रॉपर्टी खरीद के, प्रॉपर्टी बेच करके अगर हम प्रॉपर्टी ही खरीद लेते हैं तो हमें सेक्शन 54 की डिडक्शन मिलती है। और सेक्शन 54 की डिडक्शन कितनी है? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड, whichever is lower, up to a maximum of 10 crores। मैक्सिमम इसमें बेनिफिट आपको 10 करोड़ का ही मिलेगा। प्रॉपर्टी बेच करके प्रॉपर्टी खरीद लो, इन्वेस्ट कर लो पैसा। कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है? या तो 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, या फिर 2 साल बाद, और अगर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो 3 साल। इतने टाइम में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वाई अ नॉन रेजिडेंट गिफ्टेड 75 lakhs टू हर फ्रेंड, अ रेजिडेंट इंडियन। मिस वाई है, उन्होंने 75 lakhs फ्रेंड को गिफ्ट करे हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? टैक्स इम्प्लीकेशंस जब पूछा जाता है तो आपको यह भी बताना है कितना टैक्स लगेगा, और आपको यह भी बताना है कि कौन से हेड में लगेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो गिफ्ट का प्रोविजन, फ्रेंड से अगर गिफ्ट मिला है तो वो जाता है हमारा अदर सोर्सेज हेड में, राइट? यस, अप टू 50,000, करेक्ट सौरभ। पहली चीज तो ये जाएगा अदर सोर्सेज हेड में। दूसरी चीज, 50,000 तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, अप टू 50,000, ओके। बट 50,000 के एक्सीडिंग जितना है उतना हम टैक्सेबल कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड से मिला है तो एग्जेम्प्ट भी नहीं है। अगर रिलेटिव से मिलता या शादी में मिलता तो फिर ये एग्जेम्प्ट होता। बिल्कुल, दोनों व्यूज करेक्ट हैं। या तो आप एग्रीगेट पर भी टैक्स लगा सकते हो या फिर आप एक्सेस पर भी टैक्स लगा सकते हो। आप 75 पर भी टैक्स लगा सकते हो, आप 74.5 भी कर सकते हो। दोनों व्यूज करेक्ट है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो प्रोविजन में लैंग्वेज लिखी हुई है वो ऐसी है कि अबव 50,000 है तो एग्रीगेट वैल्यू पर टैक्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट। Mr. B, a businessman, incurred a loss of 40 lakhs. He also had capital gain of 30 lakhs from the sale of his property. Taxable income कितनी होगी? बिजनेस का लॉस है, कैपिटल गेन की इनकम है। बिजनेस का लॉस है और कैपिटल गेन की इनकम है। ₹30 लाख पे टैक्स लगेगा। अच्छा, तो हम कैपिटल गेन की इनकम से बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे क्या? या कैपिटल गेन के सेट ऑफ के लिए मना करा गया है? अगर कोई कैपिटल लॉस होता तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। ओके, तो देखिए टैक्सेबल इनकम पूछा था तो इस ईयर में तो टैक्सेबल इनकम होगी नील। क्यों? क्योंकि 30 लाख का जो कैपिटल गेन है उसके अगेंस्ट में आप 40 लाख की बिजनेस इनकम सेट ऑफ कर दोगे। ऑलराइट, और रिमेनिंग जो है वो आप
कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 ईयर्स। 8 साल तक आप बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर, जो भी न्यू कंपनी है, दैट मीन्स जो भी आपकी अमलगमेटेड कंपनी है या फिर आपकी जो रिजल्टिंग कंपनी है, वो फ्रेश 8 ईयर्स के लिए कर सकती है कैरी फॉरवर्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फ्रीलांसिंग राइटर है ये, 12 लाख इनको रिसीव हुए एज अ प्रोफेशनल फी। शी इनकर्ड 4 लाख ऑन हर राइटिंग। टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? वेरी इजी क्वेश्चन। 12 लाख इनको एज अ प्रोफेशनल फी मिली है, 4 लाख इनका खर्चा हुआ है, बिजनेस की इनकम कितनी होगी? टैक्सेबल इनकम, सॉरी। यस, 8 लाख। सिंपल। 8 लाख सेक्शन 28 यानी कि पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। छह कैसे आ रहा है पवन आपका आंसर? 12 की इनकम है, 4 क्या खर्चा है, इनकम में से 44 एडीए, एक्सपेंडिचर। 44 एडीए ऑप्ट कर लूंगा। अच्छा, अगर ऑप्ट करते हैं तो 44 एडीए, 44 एडीए के अंदर ना स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उसमें फ्रीलांसिंग राइटर्स नहीं आते हैं। 44 एडीए के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी लिस्ट मेंशन्ड है और उसमें फ्रीलांसिंग राइटर्स नहीं आते हैं, तो ये ऑप्ट नहीं कर सकते हैं 44 एडीए। ऑलराइट, तो इनके लिए नॉर्मल स्कीम ही है। 12 में से 4 ये लेस करेंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर है, और इनका जो टीडीएस है, इनका टीडीएस डिडक्ट होगा जे के अंदर, 194 जे के अंदर, क्योंकि ये प्रोफेशनल फीस का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, खैर टीडीएस पे हम आगे और बात करेंगे वैसे तो इन डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर डी इज अ सीनियर सिटीजन, he deposited 30 lakhs in FD with a bank। सीनियर सिटीजन है। अच्छा, इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? प्लीज राइट मी योर आंसर। 60 प्लस, 60, 60। देखो, अगर सवाल इतना आसान होता ना तो मैं नहीं पूछती ना। सब 60 60 60। क्वेश्चन अगर इतना ही इजी होता कि 60 अबव, तो मैं क्यों पूछती? अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ। एक पर्सन है जिनकी एज हम लेते हैं और इधर लेते हैं उनका रेजिडेंशियल स्टेटस, 80 प्लस सुपर सीनियर सिटीजन, बिल्कुल 80 प्लस सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं स्लैब के अकॉर्डिंग। अच्छा देखिए, एज है 60, नॉन रेजिडेंट है, आप बताना सीनियर सिटीजन है क्या? एज है 62, रेजिडेंट है। एज है 55, नॉन रेजिडेंट है। एज है 80, नहीं चलो 80s में भी नहीं जाते अपन, ठीक है, सीनियर सिटीजन पे सुपर पे नहीं जा रहे हैं। एज है 72 और ये है रेजिडेंट। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में कौन आता है? नो, यस, नो, यस, एकदम करेक्ट। तो केवल 60 मैटर नहीं करता है ना, केवल 60 मैटर नहीं करता है। सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स उसी को बोलता है जो रेजिडेंट होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आप सीनियर सिटीजन नहीं कहलाओगे। रेजिडेंट में और फर्दर बाइफरकेट नहीं करा ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, केवल रेजिडेंट अगर आप बन रहे हो प्लस आप 60 एंड अबव हो तो ही आप सीनियर सिटीजन कहलाओगे, एंड तभी आपको
हायर स्लैब एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या था ये कि सीनियर सिटीजन है, 30 लाख डिपॉजिट कराए हैं एफडी में, अर्निंग्स हो रही है 3 लाख पर एनम। टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? टैक्सेबल इनकम होगी 80, टीटीबी में इनका डिडक्शन मिल जाएगी इनको अप टू 50,000। इंटरेस्ट आ रहा है 3 लाख का, लेकिन 50,000 तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। टैक्सेबल अंडर 56, 50,000 तक का इंटरेस्ट की इनको 80 टीटीबी में डिडक्शन मिल जाएगी। यस, 2.5। ओके, मिसेज ई, a homemaker received 15 lakhs as gift from her husband। टैक्स इम्प्लीकेशन, हस्बैंड रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं तो ये एग्जेम्प्ट है। इस गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज हस्बैंड इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। मिस्टर एफ एक बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है 75 करोड़ में। He has purchased the property 18 years ago 20 करोड़ में। कैपिटल गेन कितना लगेगा? देखो, प्रॉपर्टी बेची है, अब कहाँ इन्वेस्ट करा है वो चीज हमको आइडिया नहीं है उसका, तो हम तो इस हिसाब से नहीं जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कुछ आइडिया नहीं दिया है। 75 की प्रॉपर्टी 20 में आपने बेच दी है। नेक्स्ट, जी इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, इन्हें लीव एनकैशमेंट मिल रहा है रिटायरमेंट पर। क्या टैक्स इंप्लीकेशंस होंगी? लीव एनकैशमेंट मैक्सिमम 25 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, मैक्सिमम 25 लाख। इसके अलावा और क्या क्या जाता है? पहला, अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट आपको मिला है लीव एनकैशमेंट का वो, या फिर स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ 25 lakhs, या फिर 10 into average salary, and fourth, unavailed leaves into average salary। अनअवेल्ड लीव्स का मतलब होता है वो लीव्स जिसका बेनिफिट आपने नहीं लिया है। सपोज आपको जो लीव्स दी गई हैं, आपको लीव्स दी गई हैं 600 डेज की ओवर योर टाइम पीरियड, ओवर योर सर्विस पीरियड। आपने लीव्स अवेल करी हैं 300 डेज की, तो रिमेनिंग 300 क्या हो गया आपके लिए? अनअवेल्ड लीव्स। यस, ये था लीव एनकैशमेंट का पॉइंट। बट जनरली अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो लीव एनकैशमेंट बेनिफिशियल नहीं होता है। लीव्स ले लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इतना तो ये टैक्स ही लगा देते हैं इसके ऊपर। इसलिए लीव्स अवेल ही कर लो, बढ़िया, एटलीस्ट छुट्टी तो मना करके आओगे। लीव एनकैशमेंट क्लेम करना एसएससी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलैबोरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो फाइनल में DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इन विच सिनेरियो माइट दिस अराइज? डबल टैक्सेशन कब अराइज हो सकता है एंड हाउ कैन इट बी मिटिगेटेड थ्रू ट्रीटीज और क्रेडिट्स? यस, डबल टैक्सेशन कब अराइज हो सकता है? जब आपको एक सिंगल असेसी को 2 कंट्रीज में टैक्स पे करना पड़ जाए ड्यू टू रेजिडेंस एंड ड्यू टू योर सोर्स। आप किसी कंट्री के रेजिडेंट हो, उस वजह से आप एक कंट्री में टैक्स पे कर रहे हो, एंड दूसरी कंट्री में टैक्स पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस कंट्री से आपने इनकम अर्न कर ली है। तो अगर आपको सेम इनकम पे 2 जगह टैक्स पे करना पड़े, उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन। और ये डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए ही इंडिया का मैक्सिमम कंट्रीज के साथ में DTAA बना हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर 2 जगह टैक्स लग रहा है तो एक जगह आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जहां पे भी हम रेट कंप्यूट करते हैं
कम रेट आएगी उधर से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डबल टैक्सेशन क्यों होता है वो पूछा जा सकता है बस आपसे। इनकम इज टैक्स्ड इन 2 डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस एट 2 डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, जब आपसे 2 कंट्री में सेम इनकम पे टैक्स लिया जाता है उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन। अवॉइड करने का तरीका ऑलरेडी इंडिया ने खुद दे रखा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बजट के चेंजेस वी विल डिस्कस इन द फर्दर क्लासेस कि बजट में हमारे क्या चेंजेस आए हैं। ओके, हमारा आज का सेशन इतना ही। अभी आपका इनकम टैक्स पर 1 या 2 सेशंस और होंगे। अभी डीटी का डोमेन पार्ट ओवर नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट पार्ट 1 ऑफ डीटी डोमेन। और आज मैंने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल बेसिक क्वेश्चंस आपसे करे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टीडीएस के ऊपर, एडवांस टैक्स के ऊपर बात करेंगे और डिडक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मेजरली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। ऑलराइट, पार्ट 2 में हम टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड डिडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड देन एक और पार्ट आएगा जिसमें हम बजट के चेंजेस, बजट में इनकम टैक्स रिलेटेड जो हाईलाइट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू ऑल। इफ इट वाज, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। कुछ इंटरमीडिएट की यादें अगर आपकी ताजा हो गई है तो। थैंक यू सो मच पवन। GD topics. GD topics could be, see, there could be any topic in GD. आपसे वो करंट टॉपिक पूछ सकते हैं, आपसे वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पूछ सकते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक पूछ सकते हैं। जनरली करंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे आप मानिए अभी इनकम टैक्स बिल इज अ वेरी हीटेड टॉपिक। टैक्स ऑडिट फॉर CMAs, यस, ये PDF में शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। कुंभ मेला जिसपे GD मैंने ऑलरेडी कर लिया है, वो भी एक बहुत मेजर टॉपिक है। और यूएस में जो चेंजेस आए हैं, मतलब यूएस में ट्रंप ने जो पॉलिसीज चेंज करी है उसकी वजह से इंडियन मार्केट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। मतलब जितने भी करंट टॉपिक है ना, इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक, वो भी आपके CRT प्रोग्राम में कवर होंगे कि जो टॉपिक्स अभी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं वही मेजरली आपसे GD में पूछे जा सकते हैं। ओके, so that's it for today's session. Thank you very much. See you in the next one. Thank you, ma'am.